So I would request you to welcome Mr. Rajat Awasthi, an ex-student of our English classes, who is now a PCS officer in Haryana. I would hand over the mic. You can have a seat. Please have a seat. I am going to hand over the mic to Mr. Rajat. I would also request you guys to ask him questions. I have especially invited you people so that you can ask him questions, you can learn something from his journey and everything. And it should be a completely unfiltered discussion from his end also and from your end also. But before handing over the mic, I would request a very, very serious candidate for UPSC, another of my student, Tanya, to please hand over this beautiful bouquet to Mr. Rajat. Okay then. You can have. The mic is all yours. Thank you, sir. Please. Thank you so much, sir, and for giving me this opportunity to speak in front of such hard-working and aspiring students. So मैं हिंदी में ही रखता हूँ बात, हालांकि रिफाइंड इंग्लिश में आप बैठे हैं, लेकिन मैं बात हिंदी में ही करूँगा. तो अभी जैसे सर ने बताया कि जर्नी मेरी काफ़ी लंबी रही, लगभग 5 साल की रही, 5 ईयर्स से ज़्यादा ही रही. 2016 में मेरा बीटेक हुआ था रामस्वरूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. तो उसके बाद से मैं गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें मैं सोचा था कि मैं उसी तरफ जाऊंगा. उसी तरफ मैंने कोचिंग भी ली कुछ इंस्टीट्यूट्स में. फिर मेडिजी था इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर मैंने गेट दिया. तो गेट में मुझे वो एक पर्टिकुलर मार्क्स होता है जो जिससे आपको PSU की कॉल आती है, पब्लिक सेक्टर, जैसे आपके NTPC ONGC हो गए. तो वहाँ से मुझे कॉल नहीं आई. सो आई हैड द ऑप्शन ऑफ डूइंग MTech फ्रॉम IITs, लेकिन MTech फिर मुझे नहीं करना था, क्योंकि फिर MTech के बाद फिर से वही स्ट्रगल शुरू हो जाएगा जॉब का. सो उसके बाद मैं कंफ्यूज था. फिर मैंने सोचा कि SSC या गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं SSC वगैरह, और साथ में कुछ UPSC के जैसे CDS NDA होते हैं. तो मैं CDS के लिए तो कभी मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन मैं ये सोचा था कि CDS में जो रिटन पेपर होता है उसमें GK इंग्लिश सब आती है और SSC में भी इंग्लिश आती है. तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश के लिए क्या किया जाए सबसे पहले. तो इंग्लिश के लिए जब मैंने सर्च किया था तो मुझे सर का ही पता चला कि सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है. तो फिर मैंने यहाँ सर के एडमिशन लिया. तब सर का पुरानिया पे सेंटर था, तो पुरानिया पे मैं आता था. तो वहाँ से इंग्लिश का मेरा धीरे धीरे एक पढ़ना शुरू हुआ, और उसका रिज़ल्ट मुझे तुरंत दिखा भी CDS में. CDS का रिटर्न मेरा क्लियर हो गया था. तो और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सर इंग्लिश तो चलिए पढ़ा रहे हैं, आपको इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में ना एक और चीज़ है. सर अक्सर बीच बीच में, अब तो शायद आपसे भी शायद करते हो, हम लोग से भी हिंदू के आर्टिकल्स डिस्कस करते थे, हिंदू न्यूज़पेपर के, कभी कुछ. तो मैं हिंदू पढ़ता था उस टाइम, मैंने शुरू किया था. तो एक जोश होता है ना कि अभी कोई चीज़ नई शुरू की है, तो वो एक जोश था कि हाँ हिंदू पढ़ना है. लेकिन वो कभी मैं एक हफ्ते में 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, फिर मैं नहीं पढ़ता था. लेकिन सर जब अक्सर डिस्कस करते थे तो फिर मुझे लगता था यार ये चीज़ तो यार हमें याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है. तो सर के बार बार डिस्कस करने की वजह से हिंदू न्यूज़पेपर में मेरी एक रेगुलरिटी मेंटेन हो गई. फिर मैं उसको इसलिए पढ़ने लगा कि ताकि जो सर डिस्कस करेंगे मैं उसको आंसर कर पाऊँ. भले ही उसलिए मैंने पढ़ा, लेकिन एक रेगुलरिटी, एक डिसिप्लिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जो चाहिए होता है वो मेरा डेवलप हो गया, जो अब तक कंटिन्यू रहा. तो ये मैंने बात बताई. और इंग्लिश में मैंने जैसे बताया CDS में मुझे पहली एक सफलता मिली थी, रिटन एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था. फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे जो है सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए. लेकिन फिर लगा कि यार सिविल सर्विस UPSC नहीं, पहले PCS करते हैं. तो फिर मैं PCS की तरफ गया, UP PCS. और UP PCS 2017 में मैंने पहला अटैम्प्ट अपना दिया. पहला अटैम्प्ट उस टाइम सेंटर पड़ता था, बाहर पड़ता था, मतलब आपके होम सिटी में नहीं पड़ता था. सेंटर मेरा पड़ा कानपुर, और वहाँ पे मैं पेपर देने गया और मेरे मार्क्स आई रिमेंबर 120 मार्क्स आए और कट ऑफ वॉज 126. ये बिना किसी कोचिंग के था, मतलब GS की हमने कोई कोचिंग नहीं ली थी. तो फिर मुझे लगा कि ये शायद आई एम ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी से वो भी इतने कम टाइम में 3 to 4 months में आई एम सो मच नियर टू द कट ऑफ, इट मीन्स आई एम ऑन द राइट पाथ. सो फिर मैंने अपनी जर्नी जो है शुरू की. फिर मैं दिल्ली चला गया. दिल्ली में मैंने वाजीराम, आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट, वाजीराम एंड रवि, वहाँ पे मैंने GS की क्लासेस ली. और 2018 से 2020 तक मैं वहाँ रहा. फिर कोविड के आने की वजह से मैं वापस
लखनऊ आ गया, तब से अभी यहीं हूँ। लेकिन 2018 से जो जर्नी शुरू हुई, 2018 में मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया यूपीपीसीएस का, और मेरा फॉरेस्ट एक एसीएफ पोस्ट होती है, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट, एसीएफ आरएफओ, उसका भी मेरा मेंस क्लियर होता, मतलब प्री में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। लेकिन उसकी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। 2018 में व्हेन आई रीच्ड दिल्ली, तो दिल्ली में एक हवा है ना यूपीएससी की, सो मैं उसमें बह गया। मैं गया था यहाँ से यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि यूपीपीसीएस का पैटर्न 2018 से ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी हो गया था। तो मैं गया तो यूपीपीसीएस, लेकिन वहाँ पे हर कोई यूपीएससी बात कर रहा है। तो मैं सोचा कि यार, मुझे लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए, तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हुआ यूपीएससी की तरफ, क्योंकि प्री दोनों का डिफरेंट है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी की अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, यू शुड हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर बोथ। तो मैं डाइवर्ट हो गया। पेपर था अगस्त में, अगस्त 2018 में यूपीपीसीएस का प्री था, और मैं जून में वहाँ पहुँच गया था। तो फिर उसके बाद डाइवर्ट रहा। फिर क्या हुआ कि पेपर जो है शिफ्ट हो गया अक्टूबर में, अक्टूबर 2018। तो फिर जब पेपर शिफ्ट हुआ, फिर मुझे लगा कि यार नहीं, अब टाइम मिल रहा है, क्या पता शायद भगवान चाह रहे हो कि अब तुम्हें हम टाइम दे रहे हैं, अब तक नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। तो मैंने पढ़ाई शुरू की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सितंबर अगस्त, मतलब बिल्कुल मैं एग्जॉस्टिव वे में मैंने पढ़ाई की है, मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से। लेकिन अक्टूबर में मुझे हो गया डेंगू। दिल्ली में आप जानते हैं कितनी सारी चीज़ें होती हैं, फूड पॉइजनिंग, डेंगू। तो डेंगू मुझे हो गया 5 अक्टूबर को, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। और डेंगू के बाद इतनी कमज़ोरी होती है, मैं लगभग 5 दिन हॉस्पिटल में रहा, और मेरे मामा मामी वहीं गुड़गांव में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। तो उसके बाद डेंगू से जब मैं मेरे मदर फादर भी आ गए थे मुझे लेने, तो जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ आफ्टर 5 to 7 डेज़, उसके बाद इतनी कमज़ोरी थी और मैंने अपने सारे होप्स छोड़ दिए थे। मैंने कहा अब क्या होगा, छोड़ो। और हमने सोचा कि कोई नहीं, अब अगला 2019 का अटैम्प्ट जो है वो अच्छे से देंगे। अब तो ये अटैम्प्ट गया मेरा, क्योंकि 28 अक्टूबर को पेपर है, 12 अक्टूबर को आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल एंड आई एम एट लखनऊ। और उसके बाद इतनी कमज़ोरी है कि कुछ भी मन नहीं कर रहा, प्लेटलेट्स मेरी बहुत कम हो चुकी थी। तो उसके बाद लेकिन 28 अक्टूबर को व्हेन आई गेव द पेपर, आई गॉट 138 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड कट ऑफ वॉज 126, 12 मार्क्स अबव कट ऑफ। तो मेरा सिर्फ एग्जीक्यूटिव का, जो आप एसडीएम बोलते हैं, उसका कट ऑफ तो क्लियर हुआ ही, साथ साथ फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हुआ। और उतने मार्क्स मेरे आज तक कभी नहीं आए जितने उस बार आए थे। And that was the year? 2018 सर, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट आई विल से। That must have given you a lot of encouraging signs also. यस सर, डेफिनेटली सर। सो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, अब तो कर सकते हैं। जब इतनी परेशानी के बाद भी इतने नंबर आ रहे हैं, तो इट मीन्स आई हैव द कैपेबिलिटी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस रहिए अपने ऊपर कि आप कर सकते हो, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि आपने पढ़ाई भी नहीं की लेकिन आपको लग रहा है कि हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो 2018 के बाद मैंने लगातार मतलब मैंने 4 मेंस लिखे, 4 से 5 मेंस लिखे यूपीपीसीएस के। 2018 का इंटरव्यू दिया, और फिर मैंने 2022 का यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया, जिसका रिजल्ट आया अप्रैल 2023 में। अब ये जो रिज़ल्ट था, ये मेरा सबसे बड़ा, क्योंकि इंटरव्यू मैंने दिया और अराउंड 18 से 20 मार्क्स से मैंने फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। जब भी आप इंटरव्यू देते हो ना, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन हो ही जाती है। नो डाउट आप ये बात जानते हो कि इंटरव्यू देने वाले लगभग पोस्ट के डबल या ट्रिपल हैं। हाँ, 1:3 का रेशियो है। पोस्ट है आपकी 200, इंटरव्यू दे रहे हैं 600, लेकिन तब भी हर एक 600 बच्चा सोचता है कि मेरा तो हो ही गया इंटरव्यू के बाद। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया, तो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ। अप्रैल 2023 वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ। इसके पीछे कई रीज़न है। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि मेरे फादर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में हैं, ही इज़ एन अकाउंट ऑफिसर, सो ही वॉज रिटायरिंग इन नवंबर 2023। रिजल्ट केम इन अप्रैल 2023। सो जैसे होता है, क्योंकि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आप, क्योंकि फादर रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले आप जॉब में आ जाएं, और फिर जॉब में जब तक आप नहीं आएंगे तो शादी कैसे होगी, क्योंकि हमारे समाज में ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत सारी प्रेशर, ये सब, हालांकि मेरे मदर फादर ने कभी मुझ पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली आप सोसाइटी में रहते हो, लोगों से मिलते हो, तो जब आप लोगों को देखते हैं कि लोग सक्सेसफुल, ये कोई जेलेसी की बात नहीं थी, लेकिन आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार मुझ में ही इतनी कमी है, क्या मैं ही सबसे ख़राब हूँ, कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कुछ लोग का सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है, मेरे साथ इतना टाइम लग गया 5 साल, क्यों हो रहा है ऐसा, इंटरव्यू तक पहुँच के फिर बाहर हो गए। तो मेरे पेरेंट्स जो थे उस टाइम बहुत, मेरे फादर जो थे स्पेशली, ही बिकेम वेरी, मतलब वो बहुत टूट गए थे आफ्टर द रिजल्ट। सो
किसी एक को स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आपके पेरेंट्स टूट जाएं तो स्टूडेंट्स का दायित्व है, बच्चों का दायित्व है कि वो अपने पेरेंट्स को संभालें। सो एट दैट टाइम मैंने पापा को बताया कि अरे पापा कुछ नहीं है, क्योंकि वो डर इस बात से रहता कि वो मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा रिजल्ट का। लेकिन मैंने पापा को प्रिटेंड किया कि पापा कुछ नहीं है, होता है कोई नहीं, अगली बार करेंगे, अगली बार हो जाएगा अच्छे से। तो लेकिन डीप विद इन माई सेल्फ आई न्यू कि वॉट आई एम गोइंग थ्रू इट। सो मैं अकेले रोता था, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, सो मैं रोता भी था और समझ नहीं आता था कि क्या करें, शायद बहुत कमी है हम में। तो फिर आई वेंट टू गिव हरियाणा PCS का प्री विथ नो होप, एब्सोल्युटली नो होप। मेरा सेंटर पड़ा फरीदाबाद और मैं गया क्योंकि 21 मई को पेपर था, आई रिमेंबर। सो आई वेंट टू गिव, और हाँ बीच में उससे पहले 14 मई को UP PCS का प्री हुआ जो मेरा नहीं हुआ। आफ्टर द डिबैकल ऑफ 2022 फाइनल रिजल्ट, all hopes of mine were on 2023 का प्री ऑफ UP PCS विच वॉज ऑन 14 मई, जो मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने इतनी ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन लगा ली थी कि मैं जब पेपर को देखा, 1-2 क्वेश्चन मेरे नहीं आए, आई केम इन टू प्रेशर, मेरे तुरंत मैं प्रेशर में आ गया, जिसकी वजह से रिजल्ट। और जब मैं पेपर दे के निकला हूँ, मैं अपने ऊपर हंस रहा था कि यार तुम क्या गलती करके निकले हो, अपने ऊपर ही मैं हंस रहा था, इतनी सिली मिस्टेक। तो फिर वो उसके बाद तो मेरे पास कोई होप नहीं थी। 21 मई को मैं हरियाणा देने गया, होपलेस। हमने कहा चलो दे आते हैं, इसी बहाने शायद मूड बदल जाएगा। आई वेंट, हरियाणा का प्री मेरा अच्छा हुआ और प्री मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद से घर में एक, कहते हैं ना कि एक खुशी की लहर, या फिर कह सकते हैं एक उम्मीद की लहर दौड़ गई, ये कहेंगे कि हाँ चलो शायद हरियाणा में ही हो जाए। फिर उसके बाद मेंस दिया मैंने अगस्त में 2023 एंड फाइनली अक्टूबर में उसका रिजल्ट आया और मुझे रैंक 58 मिली हरियाणा PCS में। ये मेरी जर्नी थी, लेकिन इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। मोटिवेशन कभी कभी ऐसा लगता था कि आप मतलब नीचे ऊपर नीचे होता रहता। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा ये कहूँगा कि मोटिवेशन आप अपना ना हमेशा इनर मोटिवेशन रखिए। देखिए डिसिप्लिन का जो पेन है ना वो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। आपको सुबह उठ के एक ही काम करना, फिर उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर वही चीज़ पढ़ना, डेली वही चीज़, बहुत ही बोरियत वाला काम है। मैं खुद मानता हूँ ये चीज़ों को। गारंटी भी नहीं कि सक्सेस, बिल्कुल सर, गारंटी नहीं है। इतनी अनसर्टेनिटी एग्जाम में, चाहे वो UPSC स्टेट PCS, चाहे आप SSC बैंक कोई भी ले लीजिए, सब में अनसर्टेनिटी है और अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी मूड आपका जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा हर दिन। आप ये ना सोचिए कि 7 के 7 दिन आप 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे पढ़ पाएंगे, नहीं। कभी एक दिन होगा जो आप कम पढ़ोगे, तो उसमें अपने आप को ऐसा मत फील करिए कि अरे यार मैं बहुत बेकार हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। तो और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन आप रहिए। मैं ये कहूँगा कि आप एक दिन 10 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा, इससे बेहतर है कि डेली 4 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर रहिए। जैसे आप खाते पीते सोते, वो एक आपका एक रेगुलर काम है कि नहीं, रूटीन, वैसे पढ़ना भी आपके रूटीन में होना चाहिए। देखिए पेन ऑफ डिसिप्लिन नो डाउट है बहुत बड़ा पेन, लेकिन जो पेन ऑफ रिग्रेट है ना, वो पेन ऑफ डिसिप्लिन से भी बहुत बड़ा है। जब एक समय निकल जाएगा ना, मैं अपने आप को यही समझाता था कि यार अगर कल को 2 साल बाद हमने सोचा कि काश हमने उस टाइम तैयारी ना छोड़ी, तो मेरे कभी कभी ख्याल आता था मैं तैयारी छोड़ दूँ। फिर मैंने बात सोचता था कि यार अगर मैं कल को ये सोचूंगा कि यार मैंने तैयारी छोड़ दी, ना छोड़ी होती तो शायद मैं ये जो शायद है ना, ये जीने नहीं देता, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो और मैं ये भी कहूँगा कि आप उसको इतना अपने ऊपर हावी भी मत करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए कोई भी चीज़ जो है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के बाद आपको खुशी खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस इज़ एवरीवेयर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए ये बात है कि कुछ हद तक अच्छा हो जाता है, नो डाउट, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा ये बहुत ही बड़ी मिथ है। क्योंकि लाइफ में अपने आप ही, लाइफ का मतलब ही चैलेंज है। आप कभी नहीं सोच सकते कि आप DM भी बन जाओ तो भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे किसी ना किसी रूप में। तो डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो मेरा जब रिजल्ट आया, मैं आपको बताता हूँ इंस्टेंस, बहुत मैं खुश था, सब लोग खुश थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, सब कोई, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब कोई इतना खुश था। आज भी खुश है, नो डाउट। और बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑलमाइटी को। तो लेकिन वो इंटेंसिटी जो हैप्पीनेस की थी ना, खुशी की, जिस दिन रिजल्ट आया था और आज की डेट में, वो कम हो गई है। दिस इटसेल्फ प्रूव कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। तो आप कभी भी जब लगे ना कि आप डिमोटिवेट हो, बहुत कुछ बुरा चल रहा है, वो ध्यान रखना कि वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी जाएगा एक टाइम। बुरा वक्त भी चला जाता है और अच्छा वक्त भी चला जाता है। हाँ तानिया, you can ask your questions. Be audible. Yes. So first of all, congratulations to you, and I have few questions to ask you. Like I am also preparing for civil services, and it's been a more than half and 1 year. So
एग्जांपल कि जैसे न्यूज़पेपर है और मैगजीन है, कुरुक्षेत्र और योजना, तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि हमें रिलाई किस पे करना चाहिए और उससे कैसे पढ़ें, मतलब कैसे निकालें कि ये मैच कर रहा है और ये हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी कैसे पता करें उसके लिए। सो बेसिकली वो आस्किंग फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की देखिए बेसिकली आपने पूछा कि कैसे किस पे रिलाई करें, कैसे पता करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप PYQ को देखिए। सबसे बेहतरीन सोर्स जो है, कोई टेस्ट सीरीज या कोई भी टीचर आपको रेलेवेंस नहीं बता सकता किसी भी चीज़ की जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का मैं बता रहा हूँ। अभी मेरा सर एक्चुअली UGC नेट भी क्लियर हुआ था हिस्ट्री से, तो उसमें भी मैंने बताया कि वहाँ पर मैं कुछ भी बिना प्रिपरेशन के गया, लेकिन PYQs जो है ना वो आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में हो। तो PYQs जब आप देखेंगे UPSC की, जैसे आपने बात बताई, तो करंट अफेयर्स और बेसिकली अगर आप न्यूज़पेपर पहली बात तो पढ़िए रेगुलर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी आपको सही लगता हो। मैंने पर्सनली हिंदू को फॉलो किया था, तो आप दोनों में से किसी एक न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़िए। दूसरी मैगजीन की बात हो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन को पढ़िए। योजना कुरुक्षेत्र की आप बात करें तो देखिए योजना कुरुक्षेत्र उतना रेलेवेंस नहीं है, तो सही बात है। प्री के लिए तो बिल्कुल नहीं है, मेंस के लिए फिर भी मेंस के लिए, लेकिन वो भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं, और वो कुछ आर्टिकल्स आपको कैसे पता चलेंगे, कोई बताएगा नहीं, वो आपको पता चलेंगे सिलेबस और PYQ से। सिलेबस आपका बिल्कुल आपकी टेबल के सामने होना चाहिए, रोज आपको उठ के देखना है सिलेबस, रोज देखना है सिलेबस। और एक मैप ऐसी चीज है जो आपको रोज करनी है। सिलेबस आपको रोज देखना है उठते ही। क्यों देखना है, इसके पीछे रीजन ये होगा क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे और आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में भी हम लोग 2-3 घंटा 4 घंटा लगा देते हैं शुरुआत में, मैंने तो लगाई शुरुआत में। तो जब आपको सिलेबस आपके दिमाग में, जैसे आपने पढ़ा कोई टॉपिक इकोनॉमी का और उसमें आपको सिलेबस में पता है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट नाम का एक टॉपिक सिलेबस में है, तो आप तुरंत उस चैप्टर से उस एडिटोरियल से या किसी आर्टिकल को लिंक कर देंगी कि अच्छा हाँ ये टॉपिक या सिलेबस में था, उससे शायद ये लिंक कर दें। तो आपको उसी हिसाब से आपका दिमाग जो है ना, हर जगह कहीं भी आप कुछ देखेंगे। योजना भी अगर आप उठाएंगे तो योजना में हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो मेंस के लिए है। तो जब आप उसको देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि अच्छा ये आर्टिकल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो GS पेपर 2 के सिलेबस नंबर इतने इतने में था। सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए बाय वर्ड, वो पहली कंडीशन है आपकी प्रिपरेशन की। सिलेबस आपको बाय वर्ड होना चाहिए और PYQ अपने साथ रखिए, वो बेस्ट चीज़ है। टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस से प्रैक्टिस किया है, टेस्ट सीरीज के मार्क्स पे भी रिलाई मत करिए। मेरे टेस्ट सीरीज के मार्क्स अच्छे नहीं आते थे कभी नहीं है, तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स के बेसिस से बहुत लोगों ने कहा भाई कैसी तैयारी चल रही है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे मार्क्स आए मेरे फाइनल। सर करंट अफेयर और स्टैटिक में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, मतलब कि स्टैटिक एनी टाइम। ये बहुत बड़ा मिथ है UPSC सर्किल में कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता है। यस सर, सब कह रहे हैं 80% वही है, 70% कुछ वही है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जोक है। स्टैटिक से ज़्यादा आज भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। स्टैटिक और करंट भी आपका आ रहा है तो स्टैटिक लिंक हो गया, अगर आपने ध्यान दिया। यस सर। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए किसी टेम्पल को यूनेस्को हेरिटेज का स्टेटस मिला या किसी साइट को मिला, तो अब वो उसकी आप हिस्ट्री में जाइए, किसने बनाया, किस डायनेस्टी का था। जैसे अभी राम जी का मंदिर बना, तो आप उसकी आर्किटेक्चर में जाइए, नागर स्टाइल है। अब टेम्पल की बात आ गई, आर्किटेक्चर की बात आ गई, तो आप नागरी से लिमिटेड मत रहिए, नागर स्टाइल, द्राविड स्टाइल, वेसरा स्टाइल, ये सब जगह ऐसे आप खुद एनालाइज करिए चीज़ों को। I am facing problems while reading standard books. Like for example, environment के लिए लोग शंकर आइए सजेस्ट करते हैं, तो सर वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा बल्कि है, प्लस उसमें एक बार पढ़ो आप समझ में भी सर नहीं आ रहा है कि कितनी बार उसको पढ़ें कि वो समझ में आ जाए। जैसे आप सब बता रहे हैं कि environment इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा वेटेज हो चुका है, जैसे फॉरेस्ट सर्विस भी इंक्लूड कर दी गई है, तो फिर उसको कैसे पढ़ें, कि कोचिंग के नोट से ही पढ़ें या उससे भी पूरा करें? देखो यार, एक बुक आती है, तुमने शायद नाम उसका PMF-IS, नहीं वो इक्वली गुड बुक है। शंकर IAS इज बिट बल्की और PMF-IS काम की चीज है उसमें। सर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि इंपॉर्टेंट क्या है उसमें। मैंने क्या कहा इंपॉर्टेंट, तुम किसी की ना सुनो, किसी की ना सुनो, गो टू PYQ में देखो। अच्छा इसने इकोसिस्टम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, इसने फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक पैटर्न मिल जाएगा, बस पैटर्न मिल जाएगा, बस उसी हिसाब से करो, किसी से ना पूछो यार। क्योंकि आज की जो डेट है ना, आज का जो एरा है वो इट इज एन एरा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, और एक तो आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड की जा रही है। हम थोड़ा आई फील, हालांकि मुझे सिलेक्शन में देर हुई, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर अब मैंने तैयारी शुरू की होती ना, तो ये मतलब ये डिटरमाइन करना कि विच मटेरियल इज रेलेवेंट, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि आज के डेट में आपके पास हर एक मटेरियल आ जाता है PDF के फॉर्म, अब कौन सा रेलेवेंट है कौन सा नहीं है। तो सर आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें, मतलब पूरा सिलेबस होने के बाद में
या थोड़ा पढ़ने के बाद में सब लोग मतलब कुछ लोग होते हैं जो पूरा पढ़ना चाहते हैं और कुछ होते हैं कि बीच में स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पूरा सिलेबस तो कभी नहीं होगा। हाँ सर वही तो। फाइनल सिलेक्शन के बाद भी नहीं होगा। इवन आपको मैं बताऊं, जब मैं मेंस दे के आया, मेंस हरियाणा वाला, तो मुझे लगा कि यार बेस्ट परफॉर्मेंस मेरा नहीं है, अरे शायद हो सकता है सिलेक्शन ना हो गया। तो ऐसा ही होता, सिलेबस तो कहीं पूरा नहीं होगा, लेकिन हाँ आंसर राइटिंग आप तभी शुरू करिए जब आपको कुछ बेसिक आपने एनसीईआरटीज एटलीस्ट पढ़ ली, क्योंकि एनसीईआरटीज और एक न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ लो, क्योंकि तभी आप आंसर लिख पाएंगे। और दूसरी बात यह कि जो पहला आंसर होगा वो हमेशा सबसे खराब आंसर होगा। मैं आपको बताऊं, जो मैंने टेस्ट अपना दिया था कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मुझे बहुत खराब नंबर मिले, शायद मिले थे 23 मार्क्स आउट ऑफ 200, और मैं बिल्कुल ब्रोकन होने का नहीं था इतना, और अनएक्सपेक्टेड था, पहली बार मैंने आंसर लिखा, मैंने आंसर लिखना ही छोड़ दिया। तो ये गलती नहीं करनी। Sir, same has happened with me. Sir, I was from Hindi medium and I have switched my medium for preparation of UPSC. तो मैंने लिखा इंग्लिश में पहली बार, तो पूरी जितना ब्लू पेन नहीं था उतना उस पर रेड पेन था, तो फिर हमने लिखना ही छोड़ दिया। फिर हमने सर के पास कोचिंग ज्वाइन करी आके, तो अब इट्स बेटर। ओके थैंक यू फॉर द प्रमोशन। सर और कर सकते हैं।